नमस्कार, न्यूज नाइट के एक और अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। ईरान और इजराइल के बीच जारी संघर्ष में अमेरिका की एंट्री के बाद से अब ईरान और अमेरिका में जुबानी जंग शुरू हो गई है। ईरान ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा है कि पश्चिम एशिया में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर अब ईरानी सेना के निशाने पर होंगे। दोनों ही पक्षों की ओर से एक दूसरे को धमकियां दी जा रही हैं। जी हां, उधर यूएन ने सभी पक्षों से शांति की अपील की है। न्यूज नाइट में इस विषय पर करेंगे विस्तार से चर्चा, दिखाएंगे ऑपरेशन सिंधु से जुड़ी दूसरी अहम खबरें भी होंगी, लेकिन शुरुआत हेडलाइंस के साथ। इजराइल ईरान जंग हुई भीषण, ट्रंप ने ईरान में तख्ता पलट का किया इशारा। परमाणु ठिकानों पर हमले के जवाब में ईरान ने पश्चिम एशिया में अमेरिकी ठिकानों पर दी हमले की धमकी। ईरान इजराइल संघर्ष के बीच ईरानी विदेश मंत्री अरागची ने मॉस्को में राष्ट्रपति पुतिन से की मुलाकात। ईरान पर अमेरिकी हमले की पुतिन ने की कड़े शब्दों में निंदा। ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से भारतीयों की स्वदेश वापसी का सिलसिला जारी। अब तक 2003 भारतीयों की हुई सुरक्षित घर वापसी, एक श्रीलंकाई नागरिक भी शामिल। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों का निर्णायक अभियान जारी। ऑपरेशन मॉनसून के तहत नक्सल नेटवर्क को जड़ से उखाड़ने की तैयारी। बस्तर अंचल में नक्सल उन्मूलन अभियान के प्रगति की अमित शाह ने की समीक्षा। और कनिष्क त्रासदी की 40वीं बरसी, भारत, कनाडा और आयरलैंड ने दी श्रद्धांजलि। हरदीप सिंह पुरी ने आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक एकजुटता को बताया समय की मांग। और शुरुआत आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर के साथ। ईरान इजराइल संघर्ष के कारण पूरे पश्चिम एशिया में अशांति का माहौल है इन दिनों। एक तरफ जहां अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान पर लगातार हमले हो रहे हैं, वहीं ईरान भी जवाबी कार्रवाई कर रहा है। अमेरिका के जंग में कूदने के बाद जारी संघर्ष न सिर्फ खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है, बल्कि पूरी दुनिया दो धड़ों में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ईरान इजराइल के बीच जारी संघर्ष में अमेरिका की एंट्री के बाद से अब ईरान और अमेरिका में जुबानी जंग शुरू हो गई है। ईरान ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा है कि पश्चिम एशिया में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकाने अब ईरानी सेना के निशाने पर होंगे। ये बयान अमेरिका की तरफ से ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए बड़े हवाई हमलों के बाद सामने आया है, जिसमें अमेरिका ने तेहरान के परमाणु कार्यक्रमों को नष्ट करने का दावा किया था। इन हमलों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में गंभीर चिंता जताई जा रही है। इस बीच ईरान के सर्वोच्च नेता खamenei ने अमेरिका को धमकी देते हुए जारी संघर्ष से दूर रहने की चेतावनी दी है। ईरान ने कहा है कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो अमेरिका को गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। वहीं ईरान के राष्ट्रपति ने भी हमलों को लेकर कहा है कि अमेरिका को भी इन हमलों का करारा जवाब मिलेगा। वहीं इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने सोशल मीडिया एक्स पर ईरान में किए गए ताज़ा हमलों के बारे में जानकारी दी है। आईडीएफ ने बताया कि खुफिया जानकारी के आधार पर करीब 20 इजरायली फाइटर जेट्स ने ईरान के करमनशाह, हमादान और तेहरान स्थित ठिकानों पर एक साथ हमले किए। आईडीएफ के मुताबिक ये कार्रवाई ईरानी सैन्य क्षमताओं को कमजोर करने और क्षेत्र में हवाई नियंत्रण सुनिश्चित करने की रणनीति का हिस्सा है, जिससे इजरायली नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। साथ ही बताया कि यह ऑपरेशन ईरान की आक्रामक गतिविधियों और संभावित खतरों को रोकने के उद्देश्य से अंजाम दिया गया है। इस बीच ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची रूस के दौरे पर हैं। दौरे के दौरान ईरानी विदेश मंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन के साथ उनकी मुलाकात में इजरायली आक्रामकता पर बातचीत हुई।
वहीं रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि ईरान के खिलाफ अकारण आक्रामकता का कोई आधार नहीं है और इसका कोई औचित्य भी नहीं है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के 3 प्रमुख सैन्य ठिकानों पर अमेरिकी सैन्य हमलों के बाद ईरान में सत्ता परिवर्तन के संकेत दिए हैं। ट्रंप ने कहा है कि अगर वर्तमान ईरानी शासन ईरान को फिर से महान बनाने में असमर्थ है तो सत्ता परिवर्तन क्यों नहीं होगा। इस दौरान उन्होंने अमेरिका की सेना की भी जमकर तारीफ की। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि हालांकि सत्ता परिवर्तन शब्द का प्रयोग करना राजनीतिक रूप से सही नहीं है, लेकिन यदि वर्तमान ईरानी शासन इसे फिर से महान बनाने में असमर्थ है तो सत्ता परिवर्तन क्यों नहीं होगा। मेक ईरान ग्रेट अगेन, मीगा। वहीं अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वांस का कहना है कि अमेरिका ईरान के साथ युद्ध नहीं कर रहा है बल्कि उसके परमाणु कार्यक्रमों के खिलाफ युद्ध कर रहा है। वेंस ने एक टीवी साक्षात्कार में कहा कि मुझे लगता है कि हमने ईरान के कार्यक्रम को बहुत लंबे वक्त तक के लिए पीछे धकेल दिया है। उन्होंने कहा कि लगता है कि ईरानियों को परमाणु हथियार विकसित करने में कई साल लग जाएंगे। वांस ने ईरान पर परमाणु कार्यक्रम के बारे में कूटनीतिक बातचीत में सद्भावना से शामिल नहीं होने का आरोप लगाया और कहा कि इस कारण अमेरिकी हमले हुए। दूसरी तरफ ईरान ने अपनी रक्षा करने की बात कही है, जबकि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने कहा है कि वो ईरानी परमाणु स्थलों पर अमेरिकी बमबारी से गंभीर रूप से चिंतित हैं। इस बीच अमेरिका के ईरान पर किए गए हवाई हमलों के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने रविवार को एक आपात बैठक की। बैठक के दौरान रूस, चीन और पाकिस्तान ने एक साझा मसौदा प्रस्ताव पेश किया जिसमें पश्चिम एशिया में तत्काल और बिना शर्त युद्ध विराम की मांग की गई। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत ने अमेरिका पर एनपीटी का राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। वहीं अमेरिका की कार्यवाहक प्रतिनिधि ने कहा कि ईरान ने बातचीत की प्रक्रिया को लगातार बाधित किया और वो क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा बन गया है। वहीं इजराइल के स्थायी प्रतिनिधि ने भी ईरान पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो कूटनीति का दिखावा कर रहा है, जबकि वो मिसाइल निर्माण और यूरेनियम संवर्धन जैसे कार्यों में लगा हुआ है। साथ ही रूस के प्रतिनिधि ने अमेरिका की कार्रवाई की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि अमेरिका का ये हमला वैश्विक नियमों के खिलाफ है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA ने ईरान में गंभीर स्थिति को देखते हुए आज एक आपात बैठक बुलाई। एजेंसी के प्रमुख राफेल ग्रॉसी ने बैठक के बाद प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि कूटनीति के जरिए ही समस्या का समाधान हो। वहीं यूरोपीय संघ की विदेश मामलों की परिषद की महत्वपूर्ण बैठक भी सोमवार को ब्रसेल्स में आयोजित हो रही है। बैठक में इजराइल ईरान संघर्ष, रूस यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इसके अलावा परिषद चीन से संबंधित नीतियों और यूरोपीय सुरक्षा के मुद्दों पर भी चर्चा कर रही है। माना जा रहा है कि मौजूदा वैश्विक हालात को देखते हुए ये बैठक काफी अहम है। अखिलेश सुमन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और इस जंग के बीच जो सबसे चर्चा का विषय है वो है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यानी कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य, इसे आप हिंदी में समझें। ये इसको लेकर काफ़ी चिंताएं जाहिर की जा रही है। ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि ईरानी संसद ने इस बात पर मुहर लगा दी है कि हम इसको बंद कर देंगे, लेकिन जो सिक्योरिटी काउंसिल है, सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल, वो इस पर अपनी मुहर नहीं लगाई है। लेकिन ईरानी संसद ने कहा है कि हम इस जो स्ट्रेट जो हॉर्मुज है उसको हम बंद कर देंगे। इसका इम्पैक्ट न सिर्फ ईरान बल्कि पूरी दुनिया पर, क्योंकि इससे काफी बड़ी तादाद में तेल का जो यहां से है वो पैसेज होता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि देखिए, हॉर्मुज जल डमरू मध्य को बंद करने का फैसला ईरान ने लिया है, वहां की संसद ने लिया है, लेकिन अंतिम फैसला लेगी सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद। उसके बाद ही ये हॉर्मुज को बंद किया जाएगा ईरान की तरफ से। कितना महत्वपूर्ण है ये कि प्रतिदिन लगभग 20 मिलियन बैरल जो क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल है, उसका संचालन यहीं से किया जाता है। ये देखिए ब्लिंक जहां जो ये पार्ट हो रहा है ना, यही वो स्ट्रेच है। काफी नैरो स्ट्रिप है, ये नैरो स्ट्रेच है और यहीं से कहा जा रहा है कि ये स्ट्रेटेजिकली काफी चोक पॉइंट है। अगर इसको ईरान ने बंद कर दिया तो पूरी दुनिया के लिए काफी मुसीबतें हो जाएंगी, क्योंकि वहां से कच्चा तेल, गैस इसी रास्ते से होकर पूरी दुनिया को जाता है। अब देखिए, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि वैश्विक दैनिक खपत का लगभग 5वां हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर। आगे बढ़ें। अब बंद होने से जो खाड़ी मुल्क हैं वहां से जो तेल का निर्यात होगा वो पूरी तरह से बाधित हो जाएगा। ये आशंका जताई जा रही है कि अगर ये बंद हो गया तो जो ऑयल एक्सपोर्ट वहां से होता है बाकी दुनिया को, वो बाधित हो जाएगा। अगले पॉइंट पर चलें।
कतर हम जानते हैं काफी मात्रा में वहां से गैस, एलएनजी गैस जो है वो एक्सपोर्ट करती है पूरी दुनिया को। तो कतर का जो एलएनजी निर्यात है उससे वो भी प्रभावित हो, क्योंकि यही एक रास्ता है, स्ट्रेटेजिकली काफी महत्वपूर्ण ये रास्ता है और उस पर खतरा मंडरा रहा है। ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स का जो दाम है अब अभी से ही उसमें उछाल आ रहा है, 78.93 डॉलर के पार ये पहुंच चुका है ऑलरेडी ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स की बात की जाए तो। वहीं पे WTI जो है, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, उसके दाम में भी बढ़ोतरी हुई है और ये 75 डॉलर से ऊपर चल रहा है। तो लगातार इसमें इजाफा देखने को मिल रहा है और लंबे समय तक अगर बंद रहा तो कीमतें 120 से 150 डॉलर तक पहुंच सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि इससे कितना बड़ा इंपैक्ट जो तमाम इकोनॉमीज हैं उस पर पड़ सकता है। और ये कहा जा रहा है इस सब के बीच में चिंता कि भारत की ईंधन आपूर्ति सुरक्षित है। कुछ लोग चिंतित थे भारत को लेकर, लेकिन केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने साफ कर दिया कि भारत की जो ईंधन आपूर्ति है वो पूरी तरह से सुरक्षित है। क्यों? क्योंकि बीते वर्षों में आपूर्ति स्रोतों में विविधता हमने लाने की कोशिश की है। हम सिर्फ एक ही कंट्री पर और एक ही रास्ते पे हम निर्भर नहीं हैं, हमारे अलग अलग जो कंट्रीज हैं हम वहां से भी लेते हैं। अब देखिए, ये जो स्ट्रेट है वो 100 किलोमीटर से भी कम चौड़ाई वाला एक चैनल है, बहुत ही छोटा, लगभग 95 किलोमीटर के आसपास का ये स्ट्रेच है। और इसलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ पे स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। ईरान को अरब प्रायद्वीप से अलग करता है। ऊपर ईरान, आप देखिए इस मैप में, ऊपर की तरफ ईरान और नीचे UAE, कतर, सऊदी अरेबिया, ओमान, और इन दोनों के बीच में से ये जो पैसेज है, एक तरफ फारस की खाड़ी, दूसरी तरफ गल्फ ऑफ ओमान, और गल्फ ऑफ ओमान से जब आप नीचे की तरफ आते हैं तो फिर अरब सागर, फिर भारत। तो इस तरह से ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये एक रास्ता हो जाता है। ईरान को अरब प्रायद्वीप से ये अलग करने का काम करता है। पर्शियन गल्फ बाईं तरफ उसके, ओमान की खाड़ी और अरब सागर को जोड़ने का काम यही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज करता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो वैश्विक मंच पर एक बहुत ही बड़ा महत्व है, हम लगातार इस बात को कह रहे हैं कि बहुत ही बड़ा महत्व है, क्योंकि इससे तेल और प्राकृतिक गैस की जो सप्लाई होती है वो इस चैनल से काफी मात्रा में होती है और उसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रास्ता है, इंपॉर्टेंट पैसेज है, महत्वपूर्ण मार्ग है तेल और प्राकृतिक गैस के लिए। सऊदी अरब, हम जानते हैं ये सारे जो खाड़ी के मुल्क हैं, सऊदी अरब, इराक, कुवैत, UAE, कतर और ईरान, इन तमाम देशों से पूरी दुनिया को ऑयल और गैस की सप्लाई होती है और यही वो एक रास्ता है। दुनिया की कुल तेल आपूर्ति का लगभग 26% ट्रांसपोर्ट इस लगभग 1/4 से थोड़ा सा ज्यादा 26% जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए होता है। स्ट्रेटेजिकली काफी महत्वपूर्ण ये एक समुद्री मार्ग है, जहां से कि अगर ईरान ने जैसा कि कह रहा है कि हमने इसको बंद कर देंगे तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा हम आपको बताएं कि दुनिया की जो तेल आपूर्ति है उसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये चोक पॉइंट है और IEA जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है उसने ये कहा है कि बंद होने से वैश्विक तेल आपूर्ति पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। तो हम इसलिए हम ये कह रहे हैं कि अभी तक ईरान की संसद ने तो ये कहा है कि इस पे पुष्टि कर दी है कि हम इसको बंद करने जा रहे हैं, लेकिन सुप्रीम जो काउंसिल है, सिक्योरिटी काउंसिल, वो अभी उस पर मुहर लगाना उसकी बाकी। अगर उसकी तरफ से भी ये ग्रीन सिग्नल मिल जाता है तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आप देख सकते हैं, ये हम कह रहे हैं कि यही वो चोक पॉइंट है। हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे और ये जो ईरान और इजराइल और अमेरिका, ये जो एक भीषण अब इस वक्त जंग की शुरुआत हो चुकी है, इसका क्या कुछ जियोपॉलिटिकल इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है इस वक्त, हम इस पर चर्चा करेंगे। और हमारा जो आज का विशेष होगा वो भी हम आपको बताएंगे। हमारा विशेष होगा कि किस तरह से हम युद्ध जारी होगा, हर तरफ भारी तबाही, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए DD न्यूज। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। कैंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर, बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ कैंट से। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति।
Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website bracesspecialists.com. विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। एक कपिला। अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। माफ कीजिए। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। कैंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर। बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ कैंट से। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। और आज हमारा चर्चा का विषय विशेष आपकी टीवी स्क्रीन पर। क्या हम किस विषय पर चर्चा करने वाले हैं? विशेष हमारा ये देखिए आपके सामने, और गहराता ईरान इजराइल युद्ध लगातार इंटेंसिफाई होता है, इंटेंस होता जा रहा है। इसलिए हम कह रहे हैं कि और भी गहराता जा रहा है ईरान इजराइल का युद्ध। और इस पर बातचीत करने के लिए इसका क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ रहा है पूरी दुनिया पर, हमारे साथ 2 बहुत ही खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं SR तायल जी, जो कि पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में। और साथ ही साथ हमारे साथ दूसरी खास मेहमान प्रोफेसर अंशु जोशी जी, जो कि स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज JNU से हैं। मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत तायल जी मैं आप ही से करना चाहूँगा। और जैसे कि हमने कहा कि लगातार ये और भी गहराता जा रहा है। एक बार फिर से आज इजराइल ने ईरान पर अटैक किया, जवाबी कार्रवाई ईरान की तरफ से की गई। इस सब के बीच अमेरिका की तरफ से ये बयान आ रहा है कि जो ईरान है और ईरान के जो सत्ताधीश हैं उनको अब सत्ता से बाहर कर देने की ज़रूरत है, सत्ता परिवर्तन की बात की जा रही है। और पूरी दुनिया में तेल को लेकर, गैस को लेकर भी चर्चाएं हो रही हैं। कैसे देखते हैं इस वक्त पूरी दुनिया इस युद्ध के बाद से किस स्थिति में है? पहली बात तो ये है कि पूरी दुनिया में कोई भी देश ईरान के साथ नहीं खड़ा हुआ है। बातें ज़रूर की हैं चाइना ने, रशिया ने, वेनेजुएला ने, क्यूबा में, पर ये युद्ध ईरान एक तरफ है और इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स दूसरी तरफ है। बाकी किसी भी देश का कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन इसमें नहीं है। दूसरी चीज़, इस युद्ध का ध्येय क्या है? इजराइल ने जब युद्ध ये शुरू किया था तो कहा था कि रिजीम चेंज उनका ध्येय नहीं है, वो केवल ईरान की जो न्यूक्लियर वेपन बनाने की जो भी कैपेसिटी है उस पर वो हमला कर रहे हैं। उनके साइंटिस्ट पे भी किया उन्होंने, और उनकी जो फोर्सेस हैं उनके सरगनाओं, उनके जनरल्स के ऊपर किया। बिल्कुल। अमेरिका ने भी जो भी अटैक कल सुबह किया वो केवल न्यूक्लियर पावर की या फोर्डो या जो भी हो न्यूक्लियर फैसिलिटीज थी वहां पर किया है। तो क्या युद्ध का ध्येय अब बदलकर रिजीम चेंज की तरफ जा रहा है?
वो तो फिर एक लड़ाई ये तो बहुत दिन चलेगी, और इजराइल इतने दिन लड़ाई नहीं लड़ सकता है। 9 करोड़ लोगों का देश है ईरान। ईरान में सत्ता परिवर्तन ये नहीं हो सकता है। जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं और जो पूरी फोर्सेस हैं वो अभी भी ईरान के जो सत्ता में जो उसके साथ हैं, और कोई फोर्स वहाँ ऐसी नहीं है जो कि सत्ता परिवर्तन कर सकती है। उनको वीक किया जा सकता है, वो ऑल पहले ही काफी कमजोर हो चुके हैं, उनको कमजोर और किया जा सकता है। ठीक है, पर कहां तक इजराइल ले जाना चाहता है ये एक प्रश्न चिन्ह है। दूसरा प्रश्न चिन्ह ये है कि ईरान कुछ ना कुछ तो बदला लेगा, अवश्य लेगा। कुछ प्रयत्न कर रहा है जो कि बहुत इफेक्टिव अभी तक नहीं हुआ है। क्या उसके पास अभी कोई हथियार है या कुछ ऐसा है जिससे कि वो इजराइल को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है? ये एक सवाल है जो अब उसका जवाब केवल ईरान के पास है। तीसरी चीज, आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात करी, और बहुत ही वो भारत के लिए भी बहुत चिंता का विषय है। 40% हमारी जो क्रूड ऑयल और गैस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास होकर आता है जी। पर अभी तक जो भी हमले इजराइल और अमेरिका ने किए हैं वो केवल न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी पर की है, या ईरान के जो फौजी नेता हैं या न्यूक्लियर नेता हैं उनके ऊपर किए हैं। राष्ट्रपति ट्रम्प ने बड़ा क्लियरली कहा है कि हमने और किसी चीज पर और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर, तेल के साधनों पर, पावर स्टेशंस पर हमला नहीं किया ईरान। बिल्कुल। अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का प्रयत्न करता है तो वो दुनिया की तेल की सप्लाई पे बाधा डाल रहा है। तो रिटेलिएशन करेंगे तो शायद केवल इजराइल और अमेरिका ही, पर ईरान ये रास्ता खोल देता है कि अमेरिका और इजराइल अब जो ईरान का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है, पावर स्टेशंस हैं, न्यूक्लियर रिफाइनरीज हैं, ऑयल वेल्स हैं, उनके ऊपर भी फिर हमला हो सकता है। तो ये बहुत ही सोच समझ कर जो भी निर्णय ईरान लेगा वो उसके ऊपर है। पर जी ठीक है। अंशु मैम, आपके पास आना चाहूंगा। और जैसा कि अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से ये बयान आना कि अब सत्ता परिवर्तन की ये समय की मांग है, क्योंकि जिस तरह से कल यूएस ने ये कहा कि हमारा मिशन सफल हुआ, हम उसको, ईरान को परमाणु बम, एटॉमिक बम बनाने में काफी हद तक रोक पाए, और अब आज ये बयान आना कि अब सत्ता परिवर्तन की जरूरत है, क्या लगता है किस तरह के संकेत अमेरिका की तरफ से दिए जा रहे हैं? असीम जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा, लेकिन हम जो ये हॉर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर चर्चा कर रहे हैं, आपका जवाब देने से पहले मैं 1 मिनट इस पर अपनी टिप्पणी रखना चाहती हूँ, कुछ फैक्ट्स शेयर करना चाहती हूँ। देखिए, जो ये हॉर्मुज जलडमरू मध्य, आपने बहुत अच्छे से समझाया कि कैसे एक और ओमान है, एक और यूएई है, और एक और हम देखते हैं कि ईरान है। तो जो ये बात की जा रही है कि इसको बंद करने की बात की जा रही है, और इससे सभी देशों को कैसे इम्पैक्ट होगा इसकी बात की जा रही है। हम ये भी समझ ले कि यहाँ से जो टोटल ऑयल एंड गैस सप्लाई होता है उसमें चीन का भी स्टेक है, और जब चीन का स्टेक आता है यहाँ पर चर्चा में, और यदि चीन के ऊपर कोई नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता हुआ दिखाई देगा, तब क्या आपको लगता है कि अल्टीमेटली ईरान ऐसा कोई डिसीजन लेगा कि वो इस स्ट्रेट को बंद कर दे? दूसरा, जब हम भारत की ओर देखते हैं तो भारत ने अपनी ईंधन सुरक्षा को सुनिश्चित कर लिया है। पुरी जी ने बिल्कुल सही बात कही है, क्योंकि हमारी पूरी डिपेंडेंसी इस एक रूट पर नहीं है। हम ये समझे, हमारा रशिया से भी बड़ी मात्रा में तेल का हम सौदा करते हैं, अपने यहाँ पर मंगवाते हैं, और वो सुएज कैनाल के थ्रू आराम से आ सकता है। तो उसमें हमको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की आवश्यकता नहीं है। हम यदि अपना वहां से बढ़ा लें क्वांटिटी, तो निश्चित तौर पर फिर हम उसको देख सकते हैं। हमारे दूसरे भी प्लेयर्स हैं जो हमारे साथ में ऑयल एंड गैस की सप्लाई को लेकर के जुड़े हुए हैं, इसमें खाड़ी देश के दूसरे देश भी जुड़े हुए हैं। मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊं, सऊदी अरब के पास एक पोर्ट ऑफ यानबू है, यहाँ से एक ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन है जो लाल सागर के थ्रू पर्शियन गल्फ को जोड़ती हुई आगे जाती है। तो जब ऑयल सप्लायर्स, अगर मान लीजिए ईरान ऐसा कोई डिसीजन लेता है, तो जो ऑयल सप्लायर्स है वो एक ऑल्टरनेटिव ढूंढने की कोशिश तो करेंगे। कहने का मतलब कि कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, अभी हाल फिलहाल पड़ता हुआ दिखाई देगा, ऐसी लोग बात कर रहे हैं, लेकिन मैं ऑल्टरनेटिव्स बता रही हूँ, क्योंकि आगे फिर लोग उसके ऑल्टरनेटिव भी ढूंढेंगे यदि बंद कर दी जाती है तो। मुझे लगता नहीं है कि ये बंद करना इतना सरल काम होगा, क्योंकि यहाँ पर चीन का एक बड़ा स्टेक है। अब मैं आपके सवाल के जवाब पर आती हूँ। अमेरिका की नजर में ईरान
दो महत्वपूर्ण कारणों से किरकिरी बन के वर्षों से चुपता रहा है। एक तो उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम और दूसरा यहाँ पर जो जिस प्रकार का एक्सट्रीमिस्ट रिजीम है 1979 के बाद से हमने देखा, तब तक अमेरिका के साथ ईरान के अच्छे रिश्ते थे। पूरे कोल्ड वॉर के दौरान आप देखिए कि वेस्टर्न ब्लॉक का अलाई था ईरान, लेकिन 79 की इस्लामिक क्रांति के बाद जब ये इस्लामिक रिपब्लिक बना तब यहां से अमेरिका के साथ रिलेशंस खराब होते चले गए। तो एक तो उन्होंने अकम्प्लिश कर लिया अपना मिशन ऑपरेशन हैमर जो उन्होंने किया, तो पहले उन्होंने ये कहा कि हमने सिर्फ 3 न्यूक्लियर साइट्स को ईरान की निशाना बनाया, तो जो ये एक पहला कारण था, इसको लेकर अकम्प्लिशमेंट का अमेरिका की तरफ से बयान आया। अब अमेरिका की तरफ से इस प्रकार के स्टेटमेंट आना कि हम यहाँ का रिजीम बदलना चाहते हैं और सुप्रीम लीडर को एलिमिनेट करने की बात तो ट्रंप कब से कर ही रहे हैं, तो ये एक और संकेत है जो एक राजनीतिक उथल पुथल की तरफ इशारा करता है। असीम जी, मैं आपको बता दूं, कुछ समय से ईरान में भी एक इंटरनल अनरेस्ट तो चल रहा है, लेकिन जैसा कि तायल सर ने कहा, मैम, रिश्तेदारों को देखे तो उनके स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। जैसा कि तायल सर ने कहा कि ये रिजीम चेंज करना इतना आसान काम नहीं होगा, लेकिन वहां पर जिस प्रकार का सिविलियन अनरेस्ट और एक्सटर्नल प्लेयर्स जब असर्ट करेंगे, और फिर आप एक और फैक्ट देखिए, खोमेनी ने अपने 3 ऑल्टरनेटिव्स चुन लिए और कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं, वो बाहर नहीं आ रहे हैं, तो अब वो यहां से गायब हो जाएंगे। ये एक आगे का हम अज्यूम कर सकते हैं, या फिर उनको एलिमिनेट कर दिया जाता है, ये भी हम अज्यूम कर सकते हैं, या वो स्वयं कहीं एग्जाइल में चले जाते हैं। तो अभी हाल फिलहाल तो वो पूरे परिदृश्य से गायब हैं, उनकी तरफ से कोई सीधा सीधा एड्रेस या स्टेटमेंट भी हम नहीं देख रहे हैं, और उन्होंने अपने 3 ऑल्टरनेटिव्स भी चुन के दे दिए हैं। ये उन्होंने पहली बार इस प्रकार का स्टेप उठाया है, तो आगे एक राजनीतिक उथल पुथल की स्थिति तो हमको बनते हुए दिखाई पड़ रही है असीम जी। तो देखते हैं कि किस प्रकार से एक्सटर्नल प्लेयर्स का, जिसमें कि अमेरिका प्रमुख होगा, का यहाँ के आंतरिक जो अगर कोई अपोजिशन या यहाँ की जनता के साथ किस प्रकार का तालमेल बैठता है, उसके बाद ही फिर हम कुछ परिदृश्य देख पाए। लेकिन तायल सर, इस सब के बीच में ईरान के विदेश मंत्री रूस में हैं, उनकी मुलाकात पुतिन से हुई है और पुतिन ने भी इन तमाम कार्रवाई की निंदा की है। कैसे देखा जाए इसको कि आपने कहा कि ईरान के साथ अभी कोई नहीं है, एक्टिवली कोई नहीं है, लेकिन जिस तरह से अब रूस ने कहा है कि हम इसकी निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहता, एग्रेशन है ये अमेरिका की तरफ से, आने वाले दिनों में क्या लगता है कि अगर चीज़ें और ख़राब होती हैं तब भी रूस ईरान के सपोर्ट में नहीं आएगा? मुझे लगता है कि रूस, देखिए, यूक्रेन में बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ है इस समय, और वो ओपनली अमेरिका के खिलाफ नहीं आएगा, क्योंकि अगर वो अमेरिका और इजराइल के खिलाफ रूस ओपनली आता है तो राष्ट्रपति ट्रंप तो अपनी नीति यूक्रेन के प्रति बदल सकते हैं। अभी तो वो बिल्कुल वहाँ यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मिले भी नहीं, पर उनका एक तो ये बड़ा दुनिया के सब नेता समझ गए होंगे कि राष्ट्रपति ट्रंप की नीति बहुत फ्लेक्सिबल होती है और जो भी वो चाहते हैं उस दिशा में वो चलते हैं और अपनी नीतियां बदलते भी रहते हैं। तो मैं नहीं समझता कि राष्ट्रपति पुतिन कोई भी स्टेप ऐसा लेंगे जिससे कि राष्ट्रपति ट्रंप नाराज हो और अमेरिका को कुछ नाराजगी हो। दूसरी चीज, जो भी इस समय हो रहा है उसमें रिजीम चेंज तो संभव नहीं होगा, पर रिजीम जो भी ईरान में है, एक तो चीज ये समझनी चाहिए कि शिया लोग करीब 50% ही हैं वहां पर ईरान में, और भी लोग तो फोर्सेस, पुलिस, सीक्रेट पुलिस, आर्मी, ये सब रेवोल्यूशनरी गार्ड्स, ये सब तो रिजीम के साथ है, पर शायद वहाँ की जनता में एक बहुत बड़ा परसेंटेज है जो उनके साथ नहीं है, क्योंकि इजराइल को रियल टाइम इंटेलिजेंस वहाँ से मिलता है, जो हमने पीछे देखा, पहले भी देखा, अंदर से भी उनको सपोर्ट इजराइल को मिलती है। कौन न्यूक्लियर साइंटिस्ट का घर कहाँ है, कहाँ पर सो रहे हैं, वो कहाँ चढ़ रहे हैं, तो ये एक अंदर जनता में शायद वहाँ की रिजीम के खिलाफ बहुत रोष है। बिल्कुल। अब और आज ये भी रिपोर्ट आई है कि वहाँ जिस जेल में हजारों रिजीम के जो खिलाफ लोग हैं, जो बंद हैं, उस पर इजराइल ने हमला किया है कि शायद वो छोड़ के भाग जाए वहां से, उस जेल से। तो वहाँ की रिजीम को कमजोर करने का प्रयत्न तो इजराइल अवश्य करेगा, कर रहा है, पर कितने दिन करेगा, क्योंकि इजराइल का अपनी भी इकोनॉमी है, अपनी भी जनता है, कितने उनके मिसाइल्स हैं, एंडलेस वॉर। राष्ट्रपति ट्रंप का हमेशा से उनकी जो बेस है, उनको कहना है कि हम एंडलेस वॉर में कभी नहीं जाएंगे, हम जाएंगे तो निकल जाएंगे। तो बहुत सारी मूविंग पार्ट्स हैं,
और मैं समझता हूं कि ये युद्ध बहुत ज्यादा नहीं चलेगा। अगर ईरान ने कोई बहुत जबरदस्त रिटेलिएशन किया तो ईरान को उसकी बहुत कीमत चुकानी पड़ेगी। ठीक है, समय की कमी है। अंशु मैम, क्या कुछ रिटेलिएटरी एक्शन अब, चूंकि लगातार कर भी रहा है ईरान, आने वाले दिनों में अगर ये और भी इंटेंसिफाई होता है, ईरान के पास क्या कुछ ऑप्शन है? संक्षेप में। बिल्कुल संक्षेप में बताती हूँ। ईरान ने इजराइल पर तो हमले रिटेलिएशन में शुरू कर ही दिया आफ्टर दिस ऑपरेशन हैमर। फिर देखिए, जो अमेरिका के सैन्य बेस है जो खाड़ी देशों में 19 के लगभग सैन्य बेस हैं, इन पर हमला करने का विकल्प ईरान के पास है। इसकी घोषणा भी की, लेकिन यदि ऐसा करता है तो बहुत बुरा फंसेगा, क्योंकि जहां जहां सैन्य बेस है वो सारी कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगी और ईरान के अगेंस्ट इन्वॉल्व होंगी। फिर एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का विकल्प है, लेकिन जैसे मैंने कहा यहाँ पे भी चीन का एक स्टेक फंसा हुआ है। इसके अलावा प्रॉक्सीज को एक्टिव करने का विकल्प है जो ईरान कर रहा होगा। अभी तक ये देखना सरप्राइजिंग है कि हिजबुल्लाह जैसे प्रॉक्सी की तरफ से अभी हमने कोई इस प्रकार का एक्ट देखा नहीं, लेकिन ये भी एक विकल्प है। चलिए, तो लेकिन इस सब के बीच में भारत सरकार की तरफ से ये लगातार कहा जा रहा है कि शांति और बातचीत के जरिए ही चीज़ों को सुलझाया जा सकता है। ये भी हम सभी जानते हैं। समय इतना ही है। तायल सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अंशु मैम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों मेहमानों का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे और यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे किस तरह से भारतीयों की जो स्वदेश वापसी है ईरान से वो लगातार जारी है। पूरी खबर एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के बाद। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। कैंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर, बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ कैंट से। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. क्या खाएगा? डेरी नूडल। ऑर्डर ले लो भाई। अनाज नहीं है, खाना नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि किसान छुट्टी पर है। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना, क्योंकि हम किसान जानते हैं कि सब हमारे भरोसे हैं, इसलिए हमारा भरोसा ग्रोमोर। जिनके भरोसे दुनिया, उनका भरोसा ग्रोमोर। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसंड हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. कैंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर, बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ कैंट से। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और अब बात करेंगे ऑपरेशन सिंधु की। जी हां, पश्चिम एशिया में बिगड़ते हालात को देखते हुए भारत सरकार की ओर से चलाया जा रहा ऑपरेशन सिंधु अब जोर पकड़ रहा है और इस ऑपरेशन के जरिए लगातार भारतीय नागरिकों की स्वदेश वापसी हो रही है। और इसी कड़ी में अब तक कुल 2003 नागरिक भारत पहुंच चुके हैं, जिसमें सोमवार को एक श्रीलंकाई नागरिक भी शामिल था। वहीं इजरायल ईरान संघर्ष के बीच आज रात
इजराइल से 161 यात्रियों का पहला जत्था नई दिल्ली पहुंचेगा। हिंदुस्तान हिंदुस्तान बहुत बहुत शुक्रिया इंडियन एम्बेसी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रधानमंत्री जी, बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया। हम लोग तो उम्मीद नहीं समझ रहे थे कि वापस आएंगे इतने, लेकिन सरकार ने बहुत बड़ा काम किया जो हम लोग आ गए यहाँ। वजारत खारजा हिंदुस्तान की जनाब जयशंकर साहब को हम हमेशा हमेशा अपनी दुआओं में याद रखेंगे। ईरान इजराइल के बीच भीषण जंग जारी, संकट में फंसे भारतीयों की वतन वापसी, भारत माता की जय के नारों से गूंजा एयरपोर्ट। ईरान और इजराइल के बीच जारी तनाव के बीच भारत सरकार ने एक बार फिर दुनिया को दिखा दिया है कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा उनके लिए सर्वोपरि है। ऑपरेशन सिंधु के जरिए भारत सरकार लगातार संकटग्रस्त इलाकों में फंसे अपने नागरिकों को वतन वापस ला रही है। वतन लौटने वाले भारतीय नागरिक भावुक दिखे और एयरपोर्ट हिंदुस्तान जिंदाबाद और भारत माता की जय के नारे से गूंज उठा। लोगों ने सरकार की तेज कार्रवाई और त्वरित राहत के लिए आभार जताया। इजराइल ईरान तनाव के बीच इजराइल से भी भारतीयों को स्वदेश लाने का काम जारी है। सरकार हर पल हालात पर बारीकी से नजर रख रही है। भारतीय दूतावास और विदेश मंत्रालय युद्ध स्तर पर ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। भारत सरकार ने अपने नागरिकों के लिए हमेशा से खड़ी रही है, आज से नहीं। मैं खुद बहुत सारे इवैक्यूएशन में इन्वॉल्व रह चुका हूँ। देखिए, हमारे लिए हमारे जो सिटीजन्स हैं वो एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी है भारत की, और हम अपने को नहीं निकालते हैं, हम दूसरे देशों के जो साउथ एशिया में और भी देश हैं उनके लोगों को भी हम निकाल के लाते हैं बाहर से। तो ये तो मैं समझता हूँ कि इसमें तो भारत का कोई मुकाबला नहीं है। जब भी दुनिया के किसी भी देश में ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो हर बार अपने देश के लोगों, छात्रों को देश वापस लाने का सफल प्रयास किया गया है। विश्व में जब कभी भी किसी देश में ऐसी स्थिति निर्माण होती है तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हर बार एक सफल प्रयास किया गया है कि वहाँ के हमारे लोग हो, हमारे स्टूडेंट हो, उनको देश में स्कूल लाने के लिए हमने प्रयास, माननीय प्रधानमंत्री जी ने यशस्वी प्रयास किए। हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर वापस आ रहे हैं। वहाँ पर लड़ाई चल रही है और वो हमारे जो भारतीय हैं उनको लाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। एक बार फिर भारत की कूटनीति ने साबित कर दिया है कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सर्वोपरि है। संकट के हालात में भारत कभी अपने नागरिकों को अकेला नहीं छोड़ता। ऑपरेशन सिंधु की ये तस्वीरें बता रही हैं कि भारत सरकार हर हालात में अपने नागरिकों के साथ है। ईरान और इजराइल के हालात पर भी सरकार लगातार नजर बनाए हुए है। तापस भट्टाचार्य और अखिलेश सुमन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब कुछ दूसरी महत्वपूर्ण खबरें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान नक्सलवाद के विरुद्ध जारी कार्रवाई पर विस्तार से समीक्षा की है। उन्होंने नक्सल विरोधी ऑपरेशन में शामिल जवानों से भी मुलाकात की। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि आने वाले समय में नक्सलवादियों के खिलाफ और भी सघन और प्रभावी रणनीति अपनाई जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने छत्तीसगढ़ दौरे के अंतिम दिन रायपुर में सीमा सुरक्षा बल और जिला रिजर्व गार्ड के अधिकारियों और जवानों से मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने बस्तर अंचल में जारी नक्सल उन्मूलन अभियान की अब तक की प्रगति की समीक्षा की और हाल ही में मिली बड़ी सफलताओं पर विस्तार से जानकारी ली। गृह मंत्री शाह ने जवानों के अदम्य साहस, समर्पण और रणनीतिक कौशल की सराहना करते हुए कहा कि सुरक्षा बलों की कड़ी मेहनत और समन्वित प्रयासों के चलते बस्तर क्षेत्र में नक्सल प्रभावित इलाकों में तेजी से सकारात्मक बदलाव आ रहा है। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि आने वाले समय में नक्सलियों के खिलाफ और भी सघन और प्रभावी रणनीति अपनाई जाएगी। समीक्षा बैठक के दौरान अमित शाह ने अधिकारियों से जमीनी अनुभव साझा करने को कहा और जमीनी स्तर पर चुनौतियों की जानकारी ली। उन्होंने आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार राज्य में शांति बहाली और विकास की गति को तेज करने के लिए हर संभव सहयोग दे रही है और आगे भी देती रहेगी। इस मुलाकात को सुरक्षा बलों के मनोबल के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण माना जा रहा है, जो आने वाले अभियानों में और अधिक जोश और प्रतिबद्धता के साथ जुटेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री ने अपने 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान नक्सलवाद के विरुद्ध जारी कार्रवाई पर विस्तार से समीक्षा की।
उन्होंने कर्रेगुट्टा एवं बसव राजू को न्यूट्रलाइज करने वाले ऑपरेशन में शामिल जवानों से मुलाकात की। विस्तार से नक्सलवाद के ऊपर समीक्षा हुई है, तो अभी जो महत्वपूर्ण ऑपरेशन हुए कर्रेगुट्टा का और फिर जो नक्सलवाद का सबसे बड़ा हेड बसव राजू न्यूट्रलाइज हुआ, उसमें जो जवान शामिल हुए वो सब यहाँ पर आके मुलाकात किए और सबको मतलब माननीय गृह मंत्री जी ने उनको शाबाशी दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ दौरे के पहले दिन नक्सलवाद के खिलाफ अभियान के लिए राज्य सरकार की तारीफ की और नक्सलवाद को जड़ से समाप्त करने के संकल्प को एक बार फिर दोहराते हुए कहा कि 31 मार्च 2026 को देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। इस बार बारिश में भी नक्सलियों को सोने नहीं देंगे और बस्तर के जंगलों में ऑपरेशन मॉनसून चलाया जाएगा। बता दें कि बस्तर अंचल में नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में सुरक्षा बलों ने मोर्चा और भी तेज कर दिया है। इस निर्णायक अभियान को ऑपरेशन मॉनसून नाम दिया गया है। इसके तहत अब बारिश के मौसम में भी सघन सर्च ऑपरेशन और सैन्य कार्रवाई बिना रुके जारी रहेगी। इस ऑपरेशन का साफ संदेश है, अब नक्सलियों के लिए कोई भी मौसम सुरक्षित नहीं, चाहे धूप हो या बारिश, सुरक्षा बल हर परिस्थिति में नक्सल नेटवर्क को जड़ से उखाड़ने के लिए तैयार हैं। पिछले 15 महीनों में अगर मैं बात करूं तो सुरक्षा बलों ने कई ऑपरेशन किए हैं, जिसमें सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये भी कहा है कि नक्सली आत्मसमर्पण करें, केंद्र सरकार की योजना का लाभ लें। अपने कैमरा सहयोगी मनोज के साथ सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, बस्तर। और यहाँ रुकेंगे एक और बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे कनिष्क त्रासदी की 40वीं बरसी से जुड़ी खबर, एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के बाद। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला एमडीएच मसाला। केंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर, बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ केंट से। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ेंगे आगे। आयरलैंड में कनिष्क विमान हादसे की बरसी पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल के साथ मृतकों को श्रद्धांजलि दी। कॉर्क में आहाकिस्ता मेमोरियल में आयरलैंड के कई नेता उस दौरान मौजूद रहे। 1985 में हुए इस हमले में एयर इंडिया के विमान में सवार 329 यात्रियों की मौत हो गई थी। कनिष्क त्रासदी की 40वीं बरसी पर आयरलैंड के कॉर्क स्थित आहाकिस्टा मेमोरियल में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने
पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान आयरलैंड के पीएम माइकल मार्टिन भी श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस अवसर पर अपने संबोधन में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया। Terrorism and extremism remain a very real present-day threat, one that many of our countries know very well. What is often forgotten is the terrorist takes away the most fundamental of rights, the right to life. दुर्भाग्यपूर्ण हादसे के पीड़ितों के परिजन अपने प्रियजनों को भूल नहीं पाए हैं, पर उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जारी रखने के लिए भारत सरकार को धन्यवाद भी दिया। I lost my entire family in the Air India Kanishka bombing 40 years ago. I can only see in the last few years significant steps have been taken vis-a-vis our friendly neighbors, our other countries, to stop the scourge of Khalistani terrorism. In that sense, I think this government has taken some very positive steps. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। विदेश मंत्री जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, एयर इंडिया 182 कनिष्क बम विस्फोट की 40वीं बरसी पर हम 329 जिंदगियों को श्रद्धांजलि देते हैं। यह इस बात की स्पष्ट याद दिलाता है कि दुनिया को आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता क्यों दिखानी चाहिए। 1985 में आज ही के दिन एयर इंडिया की फ्लाइट 182 जो मॉन्ट्रियल कनाडा से लंदन और फिर नई दिल्ली जा रही थी, कनाडा स्थित खालिस्तानी आतंकवादियों द्वारा किए गए कायराना आतंकी हमले में अटलांटिक महासागर के ऊपर हवा में ही दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। इस हमले में 329 निर्दोष यात्री मारे गए थे। भारत खालिस्तान समर्थकों पर कार्रवाई के लिए कई देशों से लगातार आह्वान कर रहा है। भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में खालिस्तान समर्थक तत्वों, विशेष रूप से कनाडा, ब्रिटेन और अन्य पश्चिमी देशों में सक्रिय तत्वों के खिलाफ कूटनीतिक और खुफिया प्रयासों को तेज कर दिया है। हाल ही में भारत ने साझेदार देशों को विस्तृत डोजियर सौंपे हैं और अलगाववादी और चरमपंथी गतिविधियों में शामिल लोगों के प्रत्यर्पण और अभियोजन पर मजबूत सहयोग की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ के बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे उनके बारे में जिसने दिया एक देश एक विधान का नारा। यह खबर एक छोटे से ब्रेक के बाद। और खुशबू से महकता घर, MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूं मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूं मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। क्या खाएगा? डेरी नूडल। ऑर्डर ले लो भाई। अनाज नहीं है, खाना नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि किसान छुट्टी पर है। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना, क्योंकि हम किसान जानते हैं कि सब हमारे भरोसे हैं, इसलिए हमारा भरोसा ग्रोमोर। जिनके भरोसे दुनिया, उनका भरोसा ग्रोमोर। केंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर, बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ केंट से। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं।
शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि है। 23 जून 1953 को डॉक्टर मुखर्जी ने जम्मू कश्मीर में भारत की एकता और प्रभुसत्ता की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। उनका यह सर्वोच्च बलिदान स्वाधीन भारत के इतिहास में सदैव अमर और प्रेरणादायक रहेगा। भारतीय जनसंघ के संस्थापक और प्रखर राष्ट्रवादी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर समूचे राष्ट्र ने उन्हें नमन किया और भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि ये देश के इतिहास का एक महान दिन है। One of the finest son of soil. It is his Balidan Divas today. Dr. Shyama Prasad Mukherjee. The name states us. He gave the slogan, एक विधान एक निशान और एक प्रधान ही होगा देश में, दो नहीं होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके बलिदान दिवस पर नमन किया। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके बलिदान दिवस पर कोटि कोटि नमन। उन्होंने देश की अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए अतुलनीय साहस और पुरुषार्थ का परिचय दिया। प्रधानमंत्री ने लिखा कि राष्ट्र निर्माण में उनका अमूल्य योगदान हमेशा श्रद्धापूर्वक याद किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर उन्हें नमन करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि देश की एकता, अखंडता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के पुरोधा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धा पूर्वक नमन। डॉक्टर मुखर्जी जी राष्ट्रीय एकता के सच्चे सूत्रधार थे। उन्होंने पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर में विभाजनकारी तत्वों से कभी समझौता नहीं किया और सत्ता को तिलांजलि देकर नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। डॉक्टर मुखर्जी जी ने जनसंघ की स्थापना से देश को राष्ट्रहित सर्वोपरि रखने वाला राजनीतिक विकल्प दिया और जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखने के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। मातृभूमि के ऐसे सच्चे उपासक श्रद्धेय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जीवन असंख्य भारतीयों को युगों युगों तक मार्गदर्शन प्रदान करता रहेगा। भारतीय जनसंघ के संस्थापक और प्रखर राष्ट्रवादी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी पुण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि। एक प्रतिष्ठित राजनेता, विद्वान और देशभक्त, उन्होंने अपना जीवन भारत की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया। उनके आदर्श राष्ट्र निर्माण के लिए प्रतिबद्ध पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भाजपा मुख्यालय में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान जेपी नड्डा ने कहा कि पश्चिम बंगाल, पंजाब और असम को भारत का हिस्सा बनाने में श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सबसे बड़ा योगदान रहा है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा और अन्य भाजपा नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का मानना था कि एक देश के अंदर दो व्यवस्थाएं नहीं हो सकती हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की स्मृति में देश में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बलिदान दिवस पर आयोजित इन श्रद्धांजलि कार्यक्रमों में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के राष्ट्रहित में समर्पित जीवन, उनके द्वारा शुरू किए गए विचार आंदोलन और आज के भारत में उनके विचारों की प्रासंगिकता को रेखांकित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो इस खबर के साथ ही न्यूज नाइट के आज के संग में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। न्यूज नाइट के प्रायोजक